नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल की जो मुहिम ये YouTube के संदेश के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है, इसमें हमारे भारतीय भाई बहन उत्साह के साथ इसमें शरीक हो रहे हैं और जो कुछ वो इसका विस्तार और प्रचार प्रसार बढ़ रहा है उसके सुखद समाचार जो है यानी हम सभी भारतीय भाई बहनों में उसको बताना और साझा करना और बांटना आवश्यक होता है। संदेश ये भी मिला है, समाचार ये भी मिला है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कोई युवक जो है एक फैजान मोहम्मद करके फैजान मुस्तफ़ा करके कोई वकील है जो अक्सर NDTV वाले आकर के वो NDTV वाले उसको बुलाते रहते हैं। NDTV जो वो न्यूज़ चैनल है और बुला करके जो है वो गलत सलत बातों के द्वारा जो है वो मानसिक प्रदूषण वो फैलाते रहते हैं और उसी मानसिक प्रदूषण के वो शिकार हैं वो फैजान मुस्तफ़ा वकील। और इसी प्रकार कोई और भी कोई है वकील और भी थे, तो उनसे जो है एक अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कोई युवक सवाल कर रहा था कि इस कांग्रेस ने क्या दिया, हमको क्या दिया, इस कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया। पहले ये स्पष्ट करिए और जो आप लोग मैंने परोक्ष रूप से उस कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हैं, पहले ये स्पष्ट कर लीजिए कि आप खुद स्पष्ट कर लीजिए कि इस कांग्रेस ने देश को क्या दिया है, सिवाय अभिशाप, दुख, बंटवारा, लूट, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। वो हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का वो युवक पूछ रहा था और उसके इस तीखे सवाल से शायद ये भी सुनने में आया है ये दोनों के दोनों जो है वो सामना नहीं कर पाए और वो जो है वहाँ से भाग खड़े हुए, मैदान उन्होंने छोड़ दिया। सवाल इस बात का है कि इसी तरह की जागरूकता हमारे भारतीय भाई बहनों के हर एक तबके से आनी चाहिए। सिर्फ भारतीयता का जागृति आनी चाहिए और इन सारे नेताओं से उसी संबंध में सवालात करने चाहिए और सवालात जैसे जैसे आप सवाल करेंगे और इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, इन राजनीतिक दलों के नेताओं से और पदाधिकारियों से सवाल करेंगे, तब ये आपकी जागरूकता को अच्छी तरह समझेंगे या ये भाग खड़े होंगे। ऐसा जरूर करिए। और जैसा कि बताया गया है कि ये जो
ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और अपने सभी भारतीय भाई बहनों में वो एकता यानी भारतीयता आधारित एकता के लिए ये संघर्ष है और इसकी सार्थकता और इसमें नतीजे बेहतर तभी आएंगे जब आप इसकी चर्चा चलाएंगे। चर्चा व्यक्तिगत रूप में भी, पारिवारिक रूप में भी, जब गांव ग्राम में बैठते हैं तब भी, और बल्कि समूह बना करके, टोली बना करके एक अपने भारतीय भाई बहनों के समाज का एक तबका दूसरे तबके के साथ जाए और ऐसा ही बात करे और भी सम्मान देने के साथ। ये मेरा इशारा, मेरा निवेदन आप समझ गए होंगे, तब इसका प्रचार जो है बहुत जोरों से होगा। मसलन हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज जो है आपस में भी चर्चा करे, बातचीत करे, फिर वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के पास जाए, सत्सम्मान मिले, उनके खाट पर बैठे, उनके यहाँ एक गिलास पानी भी पिए, यानी सब और भारतीयता और भारतीय एकता की बात आगे बढ़ाए। और उसी प्रकार वाइस वर्सा हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो हमारे लोग हैं आपस में चर्चा करें, आपस में एक मत बनाएं, एक टोली बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, वो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पास जरूर जाएं, सम्मान के साथ मिलें, इज्जत के साथ मिलें, उनके खाट पर बैठें, उनके यहाँ एक गिलास पानी जरूर पिएं और भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाएं। ऐसा करिए, नतीजे आपको मिलेंगे। और एक बात जो बताई गई है कि समाज में देखिए हमारा देश कई रूपों में बड़ा विचित्र है। काफ़ी अधिकांश लोग मानते हैं, अधिकांश लोग, कि हमारा देश विश्व में सबसे बढ़िया देश है। ये लोगों की मान्यता है, जहाँ हर चीज़ सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं और उनकी अलग अलग जो आस्थाएं हैं वो भी सुरक्षित हैं। लेकिन विचित्रता इस बात की है कि शासन पर कौन जाए, हुकूमत किसके हाथ में हो, इस फैसले लेने में हमारे इस खूबसूरत देश के खूबसूरत लोगों के खूबसूरत जो है वो विचार रखने वालों का यहीं पर जो है बिल्कुल उनकी विफलता है, फेल्योर है, सबसे बड़ा फेल्योर है। और जिसका खामियाजा पूरा देश जो है वो भुगतता है। हमारे यहाँ एक से काबिल इंजीनियर हैं, एक से काबिल डॉक्टर हैं और सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर के टेक्नोक्रेट्स हैं और भी हैं। और ये अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन यहाँ भी करते हैं और मौका मिलता है तो विदेशों में भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और जब प्रतिभा की बात आती है तो फिर ये जरूर इसकी बात आएगी, इसी प्रतिभा का दुश्मन है आरक्षण। आरक्षण प्रतिभा का दुश्मन है और प्रतिभा का दुश्मन और प्रतिभा के साथ हमारे बच्चे जो है इस समाज में प्रतिष्ठित हों, इस अवधारणा का भी दुश्मन है। इसलिए भारतीय जनता दल ने बराबर अभी बताया है, उस बात के लिए बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प भी है और मन में ठाना है कि जब भी इसको मौका आएगा तो हमारे ये इस समय सबसे बड़े राष्ट्रीय अभिशाप, ऐसे में सबसे बड़े राष्ट्रीय विभीषिका आरक्षण को समूल समाप्त करेगा। उसी प्रकार से जैसे हमारे परम राष्ट्रभक्त और बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान हमारे चाणक्य जी ने कुश को उसकी जड़ में मट्ठा डालकर उसको समूल समाप्त किया था। और इस आरक्षण के स्थान पर जितने भी हमारे बच्चे हैं
जो कि धन के अभाव में उनके वो अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पाते हैं, योग्य नहीं बन पाते हैं, तो उनको भरपूर जो है आर्थिक मदद और सीखने, पढ़ने, ट्रेनिंग और जो है प्रूनिंग, ग्रूमिंग का उचित और पर्याप्त व्यवस्था करके उनको काबिल, उनको प्रतिभाशाली, उनको काबिल और उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसके अनुसार उनको निखारने के बाद भारतीय जनता दल इसके विषय में स्पष्ट है। तो इसलिए जब प्रतिभा की बात आई तो ये कहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इंजीनियर, अब देखिए ये एक रेलवे का पुल बना है वहाँ जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर, विश्व का सबसे ऊंचा पुल, बिल्कुल एक मिसाल है। तो हमारे यहाँ के लोग जो सड़कें बनाई जा रही हैं एक्सप्रेस वे, इसमें कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं और हमारे तमाम इंजीनियर्स IIT मद्रास के फलाने और उन समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हैं। हमारे IIT मद्रास के लोग, IIT बॉम्बे के लोग, IIT खड़गपुर के लोग, IIT कानपुर के लोग, IIT दिल्ली के लोग, यानी तमाम गुण समझ सकते, चूंकि प्रतिभा है। तो ऐसी प्रतिभा के विकास के प्रयास में ये आरक्षण जो है सबसे बड़ी विभीषिका है, ये सभी लोग जानेंगे। और हमारे काबिल बच्चों के ऊपर ये कलंक डालना, जिनकी प्रतिभा 100% के उनकी प्रतिभा को हम 20% पर कूद कर दें, स्ट्रेंगुलेट कर दें और उसका गला घोट दें, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध होगा। एक समाचार मिला सोशल मीडिया के जरिए कि ये अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन के विषय में कुछ ऐसा अवधारणा या प्रथा हमारे भारतीय समाज के कुछ तबके में ऐसा चलती है। अवधारणा के चलते कुछ माने उनकी अवधारणा के चलते कुछ ऐसी प्रथाएं चलती हैं जिनको सुधार करने के बजाय वही तो कट्टरवादी तत्व जो है उनके ऊपर और उनको लेकर पूरे समाज पर निशाना साधने का मौका मिलता है। तो भारतीय जनता दल का बिल्कुल स्पष्ट विचार है अंगदान को लेकर के कि अंगदान एक बहुत ही मानवीय कर्तव्य है और ये किसी भी पंथ के विचारणीय डोमेन से बहुत ऊंचा है। अंगदान हम करेंगे, आखिर ये शरीर मिट्टी हो जाना है। यदि इसका कुछ अंग, गुर्दा, हृदय, आँख यदि किसी हमारे भारतीय भाई को मिल जाता है तो वो जीवन दान के बराबर होता है। और ये बिल्कुल एक मानवीय पहलू है और इसमें सभी को बिल्कुल आगे बढ़ करके उत्साह के साथ खुशी इसमें भाग वो लेने चाहिए। अब उसमें बिला वजह अपने पांथिक यानी टांग उसमें गुजरने के लिए कि हमारे पंथ में ये लिखा है कि नहीं अंगदान ये नहीं करना है, तो किस आधार पर नहीं करना है, तो उन पचड़ों में जाने के पक्ष में भारतीय जनता दल नहीं है। बस यही है कि अंगदान हमारे भारतीय समाज का प्रत्येक तबका, और यदि संदर्भ आया तो कहना भी आवश्यक होगा कि हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में यदि कुछ पांथिक कट्टर ये सिखाते हैं कि नहीं भाई अंगदान हमारे वो किसी ने बताया है, किसी रसूल ने बताया है, ये सब बातें बिल्कुल अमान्य और बिल्कुल गलत। यानी मानवीय मूल्यों का सम्मान करना हर एक इंसान का कर्तव्य है, हर एक भारतीय भाई बहन का कर्तव्य है। तो वो जो है जो अंग हैं, गुर्दा है माने किडनी जिसे कहते हैं, हृदय है और आपका आँख है, इसी तरह से और भी चीज़ें, और खून है, ब्लड है, तो इससे किसी को जीवन दान मिलता है और ये बहुत ही पवित्र और मानवीय। इसमें
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी बिल्कुल सर आगे आने चाहिए। यदि कुछ पांथिक कट्टर हैं उनको दरकिनार करिए और जो है आगे आइए, और अंगदान होगा तभी तो नैतिक अधिकार बनेगा कि भाई हम भी अंग वो ले सकते हैं। तो ये जो आर्गन का डोनेशन और फिर उस आर्गन को लेना, दोनों साथ साथ, यानी अधिकार भी कर्तव्य भी साथ साथ चलेंगे। और तो ये एक कर्तव्य का पहलू है और मानवीय जो है मूल्यों के सम्मान का पहलू है। इसको किसी पंथ की कुरीतियों से बांध के रखना ठीक नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे यदि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज में कुछ ऐसा है और ये कुछ पांथिक कट्टर जो है जो मुल्ला मौलवी के जकड़ में कुछ ऐसी बात सिखाई जाती है, तो उनको भी पाठ पढ़ा दीजिए और कहिए कि भाई हमको मानवता का सम्मान करना है, लोगों की भलाई की बात सोचनी है, और इसमें आगे आइए। और इसको जो अंगदान में मैं सर आगे आइए। और इस सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि कुछ कट्टर पंथियों को इसी को लेकर के जो समाज में जो ये निशाना साधते हैं, हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर निशाना साधते हैं, नफरत फैलाने का जो उनको मौका मिलता है, ये बिल्कुल उनका ये हथियार ही जो है वो छिन जाएगा। तो इसमें आगे आए और इस प्रकार और भी जो कुरीतियाँ हैं वो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने समझ से उसको दूर करें। ये बहुत लाभ होगा, यानी मान्य अपने भारतीय समाज के उस तबके के लिए भी और पूरे भारतीय समाज के लिए भी। जैसे कि किसी मौके पर बताया गया था कि जो बकरीद इतना पवित्र अपना अवसर है, त्यौहार है, लेकिन पशु बलि किसी भी रूप में जो है वो मानवता की दृष्टि से या जीव पर दया करने की दृष्टि से कदापि जो है वो मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। तो उसको यानी इस कुरीत को दूर करने के लिए जो है बिल्कुल आगे हैं। और इस संबंध में एक वाकया बताना आवश्यक भी है। हम लोग मैं जब आसाम में मैंने सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो संयोग से एक ऐसे इलाके में रहने का मौका मिला जिसमें कि हमको छोड़ करके हमारे चारों ओर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज ही था। हमारी जो धर्मपत्नी हैं वो मांस का प्रयोग तो नहीं करती हैं, और मांस को यदि वो देख लेती हैं तो उनको माने क्या कहते हैं कि वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह तमाम तरह की समस्याएं उनको आ जाती हैं। यह बात हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो समाज था, यानी हमारे घर को छोड़ करके जब उनको पता चला तो वो ऐसे भी, और खासकर बकरीद के मौके पर भी उन्होंने बलि को छोड़ दिया। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। तो मानवीय मूल्यों का, जीव के प्रति दया का, लोगों के सम्मान करने का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज में भी है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है और उनको इस दिशा में उत्साहित करने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से उसी प्रकार से भारतीय वाम ताकत दल ने एक निवेदन किया था कि ये पशु बलि को बकरीद जैसे मौके पर उसको इस कुरीत को दूर करिए और इसका अंत करिए। ये पूरे भारतीय समाज के लिए जो है वो स्वागत योग्य एक कदम होगा। इसको करके देखिए। इस प्रकार और भी भारतीय समाज के और भी तबकों में जो कुछ भी कुरीत यानी भारतीय समाज की समरसता के लिए बाधक होगा, भारतीय आवाम ताकत दल समझाएगा, निवेदन करेगा
और उन्हीं से जो है वो पूरी जो है वो दूर भी करवाएगा। अब भारतीय जनता दल बराबर हमारे जो संत महात्मा हैं, उनकी वाणी को, उनके उपदेश को, उनकी सिखाए हुए रास्ते को बराबर जो है अपने भारतीय भाई बहनों को बताएगा, निवेदन करेगा और करता रहेगा। तो उसी सिलसिले में हमारे जो एक कवि थे रहीमदास या अब्दुल रहीम खान उनका पूरा नाम था, और इसके पहले भी बताया गया है किसी एपिसोड के माध्यम से, वो बैरम खां के लड़के थे। बैरम खां जो कि एक रक्षक सेनापति थे अकबर के, जो अकबर बादशाह थे, अकबर जो सम्राट थे, उनके रक्षक सेनापति थे। रक्षक से मतलब यह है कि बहुत कम उम्र में, माने यानी जितने भी सम्राट हुए हैं विश्व में, सबसे कम उम्र में बादशाह ये बने थे अकबर, 12 साल की उम्र में। मतलब 12 साल की उम्र होती है, इस उम्र में जो है वो भारत के सम्राट बने थे। तो खैर तब उनको एक रक्षा की आवश्यकता थी। उसमें यही बैरम खां उनके सेनापति थे, और उन्हीं बैरम खां के पुत्र थे ये रहीमदास या अब्दुल रहीम खान। तो बहुत ये सहृदय किस्म के कवि हुए, और जो उन्होंने कविताओं की रचना की है, उनको जहाँ भी जो कोई अच्छी बात मिली, अपने इस्लाम पंथ के बाहर भी यदि कोई अच्छी बात मिली, वहाँ से लेकर के जो है वो उपदेश की बातें दोहे के रूप में उन्होंने दी हुई है। तो एक मैंने समाज के लिए एक दोहे की बात या आप यूँ सुनिए। उन्होंने कहा है कि सम्मान, यानी सम्मान कितनी बड़ी चीज़ होती है, किसी को आदर देना कितनी बड़ी चीज़ होती है। इसी के महत्व को बताने के लिए वो रहीमदास जी कहते हैं कि मान सहित विष खाए के सम भयो जगदीश, मान सहित विष खाए के सम भयो जगदीश, अब बिना मान अमृत पिए राव कटायो शीश। मतलब कि सम्मान के साथ प्रभु भोले शंकर को विष दिया गया, जहर दिया गया, वो पी गए। सम्मान के साथ प्रभु भोले शंकर को जहर दिया गया, वो पी गए, और जहर पी करके वो जगदीश हो गए। और बगैर सम्मान के ये राहु माने वो अमृत छीन के पिया, उसने अपना सर कटवा लिया। तो ये सीख उन्होंने, और ये मान्यता कहाँ है, वो हिंदू सनातन आस्था वाले, ये प्रकरण कहाँ है, हिंदू सनातन आस्था वाले मैंने वो पौराणिक मान्यताओं में ये मिलता है। वहाँ से चूँकि ये अच्छी बात उनको लगी, तो इनको नहीं लगा कि ये बात कहाँ से, यहाँ से भी अच्छी लगे, वहाँ से उन्होंने उठाया और पूरे भारतीय समाज को जो है एक रास्ता दिखाया, उपदेश दिया। तो रहीमदास का ये कहना था कि मान सहित विष खाए के सम भयो जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राव कटायो शीश। तो सम्मान का इतना बड़ा महत्व है। तो इसीलिए हमारे उतने आदरणीय और महान संत कवि हमारे रहीमदास की इस सीख के अनुसार आज सम्मान देने की जरूरत है। हमारे कुछ अलग थलग पड़े हुए हमारे ऐसे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं जिनको सम्मान की जरूरत है, वो सम्मान के ही भूखे हैं, और वो उनका ये उपदेश बहुत ही सार्थक है, बहुत ही उपयोगी है। तो सम्मान के साथ जो आप दीजिए, इसके बाद देखिए वो आपके भक्त बन जाएंगे। ऐसा हमारा भी जो है वो प्रयोग किया हुआ है। तो सम्मान का क्या है, और अपमान का, सम्मान रहित का क्या दंड होता है, ये भी जो है वो रहीमदास ने बताया हुआ है। ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, और इसका अनुसरण करके, इसका पालन करके हमारा जो भारतीय समाज है बहुत कुछ बुराइयों को दूर कर सकता है, और भारतीय समरसता जो है वो ला सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले प्रभु के नाम का
प्रभु के नाम की ठेकेदारी इन्होंने ले रखी है और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम वो राम के बहुत बड़े भक्त हैं। ये भूल जाते हैं कि राम के भक्त पूरी सृष्टि है, पूरे भारत के लोग हैं। और प्रभु राम के सम्मान भक्ति में फिर ये नहीं देखते हैं वो पंथ की यानी क्रमशः पंथ की सीमाओं से ऊपर जाकर के प्रभु राम का आदर करते हैं। तो और रामायण सीरियल को देखने वाले वो जरा देखिए, हर पंथ के लोग आपको मिलेंगे। उसमें ये नहीं मिलेगा कि विशेषकर हिंदू सनातन अथा वाले भारतीय भाई बहन नहीं मिलेंगे, हर पंथ के लोग मिलते हैं। तो प्रभु राम, लेकिन ये जो बीजेपी वाले जो है प्रभु राम के नाम का इस तरह से यानी मैंने क्या कहते हैं कि दुरुपयोग ही माना जाएगा, सिर्फ एक चुनावी माहौल के लिए। और जय श्री राम का जो करते हैं ये निहायत गलत है। क्यों गलत है? एक तो इसी के चलते जो है, जो वो दूसरा जो इसी प्रकार का जो ईश्वर के नाम का दुरुपयोग करता है, वो असदुद्दीन ओवैसी, वो बोलता है अल्लाह अकबर। ये देश भारत राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो राष्ट्रीय अवधारणा के जो नारे हैं उनकी आवश्यकता है। हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जो नारा था, जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम, हर एक जो है मैंने सभाओं में, हर एक गैदरिंग में सिर्फ इसी को कहने की आवश्यकता है, जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम। इसके अलावा पांथिक चीज तो लानी ही नहीं है। न तो जय श्री राम, न तो जय भोले शंकर, न तो अल्लाह अकबर, न तो जय गॉड, न तो जय वाहिगुरु। इसकी जरूरत है ही नहीं। सिर्फ जय हिंद जय भारत या वंदे मातरम। चूंकि ये हमारा एक राष्ट्रीय वो मैंने ढांचा है, परिवेश है, और हमारा और एक भारतीयता का माहौल है, तो उसके पक्ष में। लेकिन ये यानी मानसिक रूप से सड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस भारतीय माहौल को मजबूत करने के बजाय यानी वो नाम, उस नाम का दुरुपयोग जो है या दोहन शोषण जो है अपने चुनाव के लिए करते हैं। और उससे भी बड़ी बात समझने की है कि ये प्रभु राम का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन प्रभु राम की एक उनका आदर्श, एक उनकी शिक्षा को मानने के लिए ये मानसिक रूप से तैयार नहीं है। रामायण जो है वो सबने देखा होगा, पढ़ा होगा, या रामानंद सागर की जो रामायण धारावाहिक थी उसको भी लोगों ने देखा होगा। तो लोगों ने देखा होगा कि प्रभु श्री राम जब सबरी आती है, वो निर्बल महिला, आदिवासी महिला, उसके आगे कितनी नम्रता से नतमस्तक होते हैं, इसी की आवश्यकता है। लेकिन जब रावण और राक्षस मिलते हैं तो वही प्रभु श्री राम उनका संहार करते हैं, और इसी की आवश्यकता है। लेकिन ये मोदी जी क्या कर रहे हैं कि जो देश के दुश्मन हैं उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, और जो हमारी जो जनता है जिसने इनको प्रधानमंत्री बनवाया है, जब इसके ऊपर संकट पड़ता है तो ये जो है इन्हीं देश के दुश्मनों के हवाले ये कर देते हैं। उसके आगे जब कोरोना पीरियड आएगा तो दिल्ली का जो गद्दार केजरीवाल के हवाले छोड़ देंगे मोदी जी। और ये केजरीवाल मैंने पैसा हड़पने के चक्कर में
जो है वो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों को झूठ बोल करके उनको ज़बरदस्ती विवश करके दिल्ली के बाहर कर देगा, और फिर वो सड़कों पर हजारों किलोमीटर तक पैदल जाएंगे, जिसमें कि वो काफ़ी कष्ट भी झेलते हैं। उसमें जैसा कि और भी समाचार मिले थे कि उसमें हमारी बच्चियां, गर्भवती बहुएं चलते चलते वो उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये हमारी आवाम को तकलीफ देने वाले और इन दूसरों को, इतना बड़ा गद्दार राहुल, इतने बड़े गद्दार जो है ये वामपंथी, ये और इतने बड़े समाज विरोधी समाजवादी पार्टी के लोग, इतने बड़े समाज विरोधी जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लोग, और इतने बड़े समाज विरोधी जो है वो आरजेडी के लोग, इतनी बड़ी देश के दुश्मन वो ये टीएमसी की ममता बनर्जी, इनके आगे जो है ये घुटने टेकते हैं। तो ये देखिए, प्रभु यानी प्रभु श्री राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले और उनका नाम लेकर के जो है वो चुनावी फायदे के लिए जो है इतने महान जो हमारे आदर्श हैं, उनका चुनावी फायदे के लिए नाम लेने वाले प्रभु राम श्री राम के किसी भी उपदेश का, किसी भी सीख का पालन करने के लिए तैयार नहीं। यही तो है इनका पाखंड। इसी पाखंड को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन जरा समझे इसको। प्रभु श्री राम ने कहा था कि जो नम्र लोग, जो कमजोर हैं उसके आगे वो नतमस्तक, लेकिन जो दबंग किस्म का बनता है, जो दुष्ट है, अपराधी है, जो देश का दुश्मन है, उसका संहार करना है। लेकिन ये देश के दुश्मनों के आगे, देश के शत्रुओं के आगे, देश के गद्दारों के आगे ये मोदी जी उनके आगे घुटने टेकते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उनको गद्दारी करने के सारे सुविधाएं उनको देते हैं। और हमारी आवाम पर जब कोई आफत आती है, चाहे सीए के नाम पर आए, चाहे कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के को लेकर आए, और तरह तरह से तब ये अपनी आवाम को इन्हीं देश विरोधी ताकतों के हवाले कर देते हैं। तो ये कभी भी हमारे प्रभु राम के भक्त हो नहीं सकते। ये जो उनकी सबसे बड़ी मौलिक उपदेश का पालन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, वो कैसे जो है ये वो प्रभु राम का भक्त हो सकता है और भक्त होने का दावा कर सकता है। रामायण लिखी थी हमारे महाकवि वो वाल्मीकि जी ने, वो संस्कृत में है। और इसके बाद हमारे महान कवि और महान संत और प्रभु राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास प्रभु राम के अनन्य भक्त भी थे, बहुत बड़े संत कवि भी थे, और साथ साथ समाज की आवश्यकताओं के प्रति भी संवेदनशील थे। समाज सुधारक भी आप उनको कह सकते हैं। तो समाज की चिंता करते हुए उन्होंने जो बात कही है वो कम से कम मोदी जी अब बीजेपी वालों को जानना चाहिए, जिसका कि वो सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने एक जगह चौपाई में लिखा है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत निधाना। उन्होंने कहा कि जिस परिवार में या जिस समाज में या जिस देश में सुमति है, आपस के लोगों में एक सद्भाव है, राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों के लिए आपस में सहमति है, तो वहाँ कि ये द्रव्य सामग्री को लेकर के, आर्थिक प्रगति को लेकर के थोड़ी उतना नहीं हो सकता है,
यानी आर्थिक प्रगति हुई या आर्थिक समृद्धि हुई या आर्थिक सुविधाएं हुई, जो भी आप समझ सकते हैं, वो थोड़ा कम ही है, वो चलेगा। तो ऐसी स्थिति, ऐसे परिवार में या ऐसे समाज में या ऐसे देश के परिवेश में वो सुख ही सुख है। कहाँ? जिसके लोगों में आपस में सुमत हो, आपस में सद्भाव हो, और सभी माने सार्वजनिक हित के मुद्दों पर एक मत हो। और मान लीजिए किसी मुद्दे पर एक असहमति भी है तो सम्मान के साथ हो। अब जैसे उदाहरण के लिए कि कोई छोटा परिवार है, माता है, पिता है, बेटी है, बेटा है, मान लीजिए बहू भी है, जो भी है, वो आर्थिक रूप से मान लीजिए समृद्ध नहीं है, लेकिन आप आपस में पूरा सुमत है। एक बच्चे पढ़ रहे हैं, बहू जो है वो घर का काम कर रही है, जो माने उनकी जो सास है वो बाकी का ख्याल कर रही है, जो पिता है, जो मुखिया है, वो सबके माने सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात जो है वो प्रयास करता है, और उसकी बेटी जो है सेवा करती है। तमाम इस तरह के एक उस वातावरण को देख करके बहुत सुकून मिलता है। वही सुमति है, आपस में सुमति है। और जो कुछ भी उनके पास है, आर्थिक माने थोड़ी सी माने आर्थिक समृद्धि नहीं है, तब भी वहाँ सब सुख है, सभी सुख है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि का अंबार लगा हुआ है। एक परिवार है जिसमें आर्थिक समृद्धि, हर एक के पास जो है वो चच्चर मकान है, चच्चर पचपच गाड़ियाँ हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है, आपस में संघर्ष है, आपस में तनाव है, मुकदमेबाजी है, झगड़े हैं। तो आर्थिक समृद्धि होने के बाद भी, प्रगति होने के बाद भी वहाँ सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए सुख के लिए मोदी जी और बीजेपी वालों समझिए सुमत का होना बहुत जरूरी है। इस सुमत को बर्बाद करने वाली ये जेएनपीसी थी जब तक उस शासन में, और अभी भी है, ये वाम दल वाले हैं और वो भी है, और आप भी हैं इस सुमत को तबाह करने वाले। भारतीय जनता दल यही कह रहा है कि सुमत लाइए, और सिर्फ उपदेश से नहीं होगा कि सबका साथ सबका विश्वास। आपकी करतूत जो है वो हमेशा इस भारतीय समाज में जो समरसता है उसको तबाह करने वाली। भारतीय जनता दल कम से कम भारतीय एकता के लिए यानी साधन के अभाव में भी जो संघर्ष कर रहा है, ये भारतीय एकता ही आपको जो है वो इन बीजेपी वालों को, बीजेपी वालों का नाम सबसे पहले इसलिए आता है कि जो कुछ सत्ता में है, और भी दुष्ट हैं, इस बात नहीं है, तो बीजेपी वालों को इस भारतीय एकता से सबसे अधिक वो तकलीफ है। तो भारतीय जनता दल हमारे गोस्वामी तुलसीदास के उसी उपदेश को कि जहाँ सुमत है संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत है विपद निधाना, तो सुमत ला करके ही जो है अपने सभी भारतीय भाई बहनों को सुखी करना चाहता है। एक मत, समरसता, आपस में सम्मान, भारतीय, जो कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, उनके सिपा सालारों में, उनके सिखाए पढ़ाए हुए जो छुटभैया जो तोते आते हैं उनके भी दिमाग में, और उनके शीर्षस्थ बैठे हुए मोदी जी हुए, नड्डा हुए, और भी अमित शाह के दिमाग की उनके खोपड़ी में अब तक आया नहीं कि सुमत जो है वो कितनी जरूरी चीज़ है, भारतीय एकता जो है कि वो कितनी आवश्यक है। लखीमपुर की घटना को लेकर के ये देश के दुश्मन वो जो है प्रियंका गांधी
सवाल इस बात का है ना कि हमारा मीडिया जो है, हमारे देश के लोग जरा देखें, अब वास्तव में ये जो वीडियो जो जारी होता है भारतीय जनता दल का, कितने लोगों में जाता है, और जितने लोगों में जाता है तो किस रूप में देखते हैं। भारतीय जनता दल तो यही सोच के देता है भाई कि लोगों में देश के प्रति चिंता होगी। अब भारतीय जनता दल सिर्फ देश की ही बात करता है, वो कभी भी वोट की चिंता नहीं करता है। वोट देना ये विवेक हमारे आवाम का है, हमारी जनता का है, और यदि उसको लगेगा कि नहीं भाई भारतीय जनता दल ही जो है इन स्थितियों से उसको निजात दिला सकता है, वोट वो दे सकती है और देगी भी। लेकिन सिर्फ वोट के लिए वो बिल्कुल नहीं, उसको चिंता सिर्फ जो है ये मुल्क है और उसकी चिंता जो है अपना ये देश है। तो ये लेकिन बाकी जो है दिन रात कि वोट हमारा कैसे हमको मिले, और कोई काम नहीं। तो और उसी के लिए समाज में हिंसा करवाना, और जो है जो स्टेट मशीनरी, स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला आगजनी, तोड़ फोड़ जो है, जो वो हेलीपैड को जो है वो कब्जा कर लेना, इतनी बड़ी रोड है उसमें जो है वो उसको जाम करके ब्लॉक करके बैठ जाना, और 3 महीने तक जो है, और हमारी और इससे भी न पेट भरे तो जो महिलाएं हैं उनको सिखा पढ़ा करके जो है वो सैन बाग में बिठा देना। ये सब देश के दुश्मनों का काम है। लेकिन उन्हीं की तरह जो है जो दूसरे लोग हैं, जो लोग हैं, जिसे सैन बाग का ही केस है कि इनकी देश के दुश्मनों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की, समाज की जो आदरणीय माताएं बहनें हैं, उनके दिमाग में जहर भर करके, उनके माइंड पॉइजन करके वो सैन बाग में बिठा दिया। लेकिन बाकी लोग, मान लीजिए ये एक तबका, माने देश के दुश्मनों का तबका, या भारतीय समाज के दुश्मनों का तबका, वो जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज के जो आदरणीय माताएं और बहनें थी, उनको दिमाग में जो है जहर भर करके उनके मासूम माने जो विचारों को प्रदूषित करके वो वहाँ बिठा दिया। फिर जो दूसरे उसके जोड़ीदार रहे, वो कभी भी उन आदरणीय माताओं बहनों को समझाने नहीं गए, उनसे निवेदन करने नहीं गए कि नहीं आप इनके शिकार मत होइए। आप ही के कंधों पर रख करके ये अपने ये स्वार्थ की बंदूक ये चलाना चाहते हैं, कभी नहीं गए। गृह मंत्री जो है अमित शाह कह रहे हैं कि दूर से ही वो करंट लगाएंगे। इनके तमाम सोशल मीडिया पर जो है तमाम उन हमारे आदरणीय माताओं और बहनों के खिलाफ क्या नहीं बोलते गए, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और वो माहौल इतना प्रदूषित हो गया कि देखते हुए कितना भयावह लगता था, कितने खतरनाक वो नारे लग रहे थे कि छीन के ले गए आज़ादी, छीन के वही जैसा कि उसमें जेएनयू में लगा था, छीन के ले गए आज़ादी। और इस कदर पॉइजनिंग ऑफ माइंड किया गया था कि वो आदरणीय महिला बोल रही थी कि ये मोदी पूरा देश को खा गया है, सब खा गया है, सिर्फ हड्डी बची है। छोटे छोटे बच्चे, उनके भी मस्तिष्क को पॉइजन किया गया, विषैला बनाया गया। और छोटे छोटे बच्चियां कर रहे हैं कि मैं मोदी को मारूंगी। इतना जहरीला वातावरण बनाया गया। लेकिन इस बीजेपी का जो बीजेपी कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, हमारे पास 12 करोड़ वो कार्यकर्ता हैं, देखिए इसका पखंड, और उसका एक आदमी भी नहीं गया। खैर, लेकिन इस प्रकरण को यदि हम यदि वर्णन करेंगे तो ये
ये विषय मैंने ये एपिसोड का जो मुख्य विषय है कि कहीं और भाग जाएगा, तो इसको देखते हुए और ये भारतीय जनता के दल, मैं खुद जिनके पास साधन नहीं है और रात के 11 बजे जो पानी बरस रहा था, हल्का हल्का बरस रहा था, हम लोग गए वहाँ पर, जो कि जो उनको संदेश देना था दिया वहाँ पर काफी, मैंने और उनके भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई। लाइव टेलीकास्ट करता हुआ न्यूज़ 18 इंडिया का, लाइव टेलीकास्ट करता हुआ न्यूज़ 18 इंडिया का वो एंकर मेरी बात को वो समझ रखा था कि मैं इनके समर्थन में आया हूँ, तो उसके भ्रम को हम और पूरे जो हमारी आदरणीय माताएं और बहनें थी उनके भी भ्रम को दूर करने के लिए मैंने बताया। तो जब हमारे इस प्रयास को वो न्यूज़ 18 इंडिया का एंकर ने देखा, उसने बस उसके मुंह से अनायास ही ये शब्द निकले कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, ये उसके शब्द थे। हालांकि चूंकि लाइव टेलीकास्ट था उसका रिकॉर्ड नहीं मिल सकता, लेकिन इतना यकीन रखिए कि ये बोला था उसने। क्या बोला था? बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, क्योंकि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। हमने कहा नहीं भाई, ये देश के हित में, राष्ट्र के लिए, अपने आदरणीय आवाम के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो ये सभी का कर्तव्य है। बीजेपी का वो बपौती नहीं है। ये बात मैंने वहाँ और भी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि जितना भी ये देश विरोधी जो ताकतें हैं हमेशा देश को अस्थिर करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती हैं। तो लखीमपुर खीरी भी जो है, हमारे जो स्टेट अथॉरिटी है, जो राज्य का जो रसूख है, उसको चुनौती देना और इस देश को अस्थिरता में झोंकना, उसी को प्रयास है। और उसमें कुछ वो किसानों की ओर से और कुछ जो है जो गैर किसान थे, मैंने वो मारे गए। और इन समूह की निश्चितता तो देखिए कि जो है उसमें भी बंटवारा करते हैं। एक बार पूरी राजनीति करते हैं और एक जो हमारे भाई बहन मारे गए हैं उतनी संख्या के, मान 8-9 जो मारे गए हैं, तो 4 पर राजनीति करेंगे और 4-5 जो और उनको पीट करके मारा गया, जिसको कहते हैं लिंचिंग, बराबर मॉब लिंचिंग करके पूरे देश में जो है ये इन सबों ने वो नफरत वो फैलवाया। इन्हीं देश के दुश्मनों ने, इसी जीएनपीसी ने, इन्हीं वाम दलों ने, इन्हीं जो है समाजवादी पार्टियों ने और इन्हीं बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, इन्हीं टीएमसी वालों ने, इन्हीं आरजेडी वालों ने मॉब लिंचिंग को लेकर के, और वो सबसे जघन्य रूप था मॉब लिंचिंग का, उस पर ये इस समूह की जो है वो गिगी बंद हो गई। और इससे भी खतरनाक बात, जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ मारे गए, वहाँ पर ये देश के दुश्मन पार्टियां जो है वो गई नहीं वहाँ। इतनी गिरी हुई देश की दुश्मन पार्टियां हैं कि वहाँ नहीं गई, बल्कि यहीं पर जो है, जिससे कि भेद विभेद मतलब अब उसको क्या कहा जाए, हिंदू बनाम सिख। भारतीय जनता के दल कहते हैं भाई इनको हिंदू मत समझिए, इनको सिख मत समझिए, ये सभी भारतीय हैं, लेकिन ये हिंदू है तो ये सिख है, और उनमें जो करके ये समाज को बांटने वाली बात। तो वही भारतीय जनता के दल बता रहा है कि ये कितने घातक हैं। देखिए ये इस सारी वाकयात से, सारे वर्णन से बस यही बताने की कोशिश होती है कि ये जो दल हैं जिनको आप माने किसी भी प्रकार से आप वोट करते हैं, ये समाज के कितनी घातक हैं और बिखरनेकारी ताकतें हैं। इनको वोट करना एक राष्ट्रीय अपराध है। यही बात हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने बताई हुई है। तो अब मैं एक सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था
तो जो हत्या की गई जम्मू कश्मीर में, अब देखिए महबूबा मुफ्ती के साथ इसी बीजेपी ने सरकार बनाई। चलिए जो भी है इसका पता नहीं, सत्ता की इतनी बड़ी लालच थी कि वो इतनी बड़ी देश की गद्दार के साथ ये सब वो सरकार बनाए थे, लेकिन उसकी देश विरोधी मानसिकता गई नहीं उसकी। वो जो है मैंने वो जो मारे गए वहाँ पर उसके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं किया। वो तब भी जो है आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे थे। और ये महबूबा मुफ्ती जो है जो गद्दार राहुल का बेटा आर्यन खान जो पकड़ा गया, जो है वो जो ड्रग स्मगलिंग में या नशीली दवाओं के तस्करी में, उसमें भी वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। ये देश की गद्दार महबूबा मुफ्ती। लेकिन महबूबा मुफ्ती तक हम बात करें तो बात नहीं बनेगी। ये महबूबा मुफ्ती को देश के बाहर कर देना चाहिए। मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? तो मोदी जी की गद्दारी ये है कि सारे देश के दुश्मन, जीएनपीसी का राहुल, जीएनपीसी की सोनिया गांधी, जीएनपीसी के प्रियंका गांधी वाड्रा, जो भी आप कर सकते हैं, और ये वामपंथियों के जो सीताराम येचुरी, डी राजा, प्रकाश करत इत्यादि, जो है इनका इलाज करने के बजाय आप इनको जो है विरोध पक्ष मान करके जो कि इस देश के शत्रु हैं, आप इनको पाल रहे हैं। यही चीज़ जो है, यही चीज़ भारतीय जनता दल बराबर अपने भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है कि भाई ये बताया जा रहा है कि ये कितने खतरनाक हैं। और यही नहीं, मोदी जी किस तरह से कहते हैं, उनका जो वक्तव्य आया था, वक्तव्य उनका ये आया था कि वो व्यक्तिगत नफा, राजनीतिक नफा नुकसान के लिए जो इस तरह से बात की जाती है, वो लोकतंत्र के लिए माने वो ठीक नहीं है। अरे बेवकूफ़ मोदी महोदय, ये पार्टियां जो नाम लेती हैं, जैसे वो यहाँ की घटना हुई लखीमपुर की, तो जिस पार्टी ने, जिस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस ने हर वक्त जो है लोकतंत्र की हत्या ही की है, हत्या करने का उसका इतिहास रहा है। वो आपके मोदी जी, आपके जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, प्रवक्ता, उनको भीगी बिल्ली बनाते हुए वो बोल सकते हैं। भारतीय जनता दल को मौका नहीं मिला, नहीं तो आराम से जो है उनकी इस प्रवृत्ति को भारतीय जनता दल कुचल सकता है कि जिस तरह से झूठ मूठ का वो दहाड़ते हैं। लेकिन आपके नेताओं को, मोदी जी आपके नेताओं के, आपके प्रवक्ताओं को, आपके मंत्रियों को, वो देश की हमेशा बीजेपी उसके नेता प्रवक्ता बिल्कुल जो है बेगी बिल्ली बना करके वो ऐसा कर सकते हैं, और कर रहे हैं झूठ बोल करके। तो ये जो जेएनपीसी है, बराबर इसने लोकतंत्र की हत्या की ही है। अब जैसे ये सब कहते हैं कि भाई वो हमारे 6000 सिख भारतीय भाई बहनों का वो 1984 में कत्ल करवाया, और उसका वो गद्दार राजीव गांधी बोलता है कि जब अनिका ये तो महज 4 के लिए ये नोटिंग सब कर रहे हैं। ये जो चोरनी है ये प्रियंका गांधी और लोग जो है, लेकिन इसी ने 6000 हमारे सिख भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया, और इतने बड़े नरसंहार का इसी जेएनपीसी ने एक इनके समर्थक, रिटायर्ड भारत के मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में वो इंक्वायरी कमीशन बिठा करके सारे जेएनपीसी के पाप को बिल्कुल धुल करके वो दिल्ली पुलिस पर डाल दिया। तो हर वक्त जो है लोकतंत्र की हत्यारिणी है ये जेएनपीसी। और लेकिन वो
मोदी जी आपके नेताओं के आगे, लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्यारनी जो है आपके नेताओं के आगे, आपके प्रवक्ताओं के आगे, आपके मंत्रियों के आगे वो धार करके या उनको भीगी बिलीफ बना करके कह सकती है। लेकिन जनता के सामने जो है, अब जनता भी जागरूक हो रही है, जनता के सामने वो कह नहीं सकती। आप ऐसा मौका देते हैं कि जो लोकतंत्र का हत्यारा हो, लोगों का हत्यारा हो, इतना बड़ा जो है वो नरसंहार करने वाला हो, वो आपके नेताओं और प्रवक्ताओं और मंत्रियों के आगे इस तरह से वो बोल के चला जाता है सिर्फ। और आप ऐसा मौका इसलिए देते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई ये जो जेएनपीसी के नेता प्रवक्ता करते हैं वो सही है, यानी उनका पाप धुलता रहे। तो ये जो गद्दारी है अब मैंने आपके पार्टी के द्वारा और अपरोक्ष रूप से जो आपका इशारा होगा, इसके द्वारा यही चीज़ जो है इस देश को बहुत ही दुख दे रही है। और उस पर से जो आपका उपदेश ऊंचे मन से कि सबका साथ सबका विश्वास, ये उस घाव पर एक नमक छिड़कने की तरह जो है और भी दुखदायी है। तो कश्मीर में अब जो कश्मीर की जो घटना हुई, कश्मीर के संबंध में बराबर भारतीय जनता के दल के कश्मीर की समस्या ये गद्दार नेहरू की देन है। देश को बंटवाया, पाकिस्तान बना तो आतंकवाद वो शुरू हुआ, आतंकवाद शुरू हुआ तो देश के गद्दार जो है महबूबा मुफ्ती हुई, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हुआ, चाहे फारूक अब्दुल्ला हुआ, चाहे शेख अब्दुल्ला हुआ, चाहे उमर अब्दुल्ला, सब पैदा हुए। उस पर इस तरह से सब साजिश करते हैं कि इनके नाम ही नहीं वो लेते हैं। यदि ये गद्दार नेहरू जो है देश को न बंटवाया होता, पाकिस्तान न बना होता तो कश्मीर की समस्या कहाँ से आती है, आतंकवाद कहाँ से आता? महबूबा मुफ्ती को देश के खिलाफ गद्दारी करने का मौका कहाँ से मिलता? तो इसकी जड़ में जो नेहरू है, इसकी बात जो है ये बीजेपी वाले नहीं करने देते। जेएनपीसी वाले तो बचते ही हैं। वो बराबर सुभाष चंद्र बोस की जो बात आती है, कभी नहीं कहते हैं ये बीजेपी वाले, जेएनपीसी वाले नेताओं के आगे कि भाई तुम जो है सुभाष चंद्र बोस जी के हत्यारे हो। सिर्फ गोडसे की बात उठाते हैं। और ये बीजेपी वाले इतने नैतिक रूप से उनके माने इन देश के दुश्मनों के आगे इतने नैतिक रूप से हीन दिखते हैं कि वो ये जेएनपीसी वाले जिस जेएनपीसी का नेहरू देश बांटा सत्ता हथियाने के लिए, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया सत्ता हथियाने के लिए, 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़े सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। और जिसका इसने सहयोग लिया वो मोहनदास करमचंद गांधी को अब जो है सत्ता प्राप्ति के बाद उसको खतरा वो मानने लगा। इसलिए जो मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में नेहरू का भी हाथ है, ये कभी भी बीजेपी नहीं बोल पाती। और इसका हाथ है, तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, तमाम लोगों ने किताबें लिखी हैं, इसका हाथ है। और जाहिर सी बात है कि जो शातिर किस्म का अपराधी होता है कि जब भी किसी की मदद से किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करता है, किसी बड़े मकसद को हासिल करता है, यानी उसको सीढ़ी बना करके तो उस मकसद के मिलते ही, उसको हासिल होते प्राप्त होते ही सबसे पहले उस सीढ़ी को ही समाप्त कर देता है जिसके बूते वो मकसद उसने हासिल किया था। इसलिए कि पता नहीं यानी कब ये सीढ़ी बोलने लगे कि हमारे बूते तो ये चढ़े थे। तो सत्ता हथियाने में ये मोहनदास करमचंद गांधी सबसे बड़ी सीढ़ी था और कभी किसी वक्त भी मुंह खोल सकता था। तो
वो नेहरू के लिए बहुत जो है वो खतरनाक बन सकता था। इसलिए उसको इस रास्ते से हटाना नेहरू जो है बहुत जरूरी समझा। इसलिए बहुत मुमकिन है कि महात्मा तो उसको कहना ही नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में इस गद्दार नेहरू का हाथ अवश्य है, लेकिन ये मोदी जी जांच तो करवाएं। यही तो मोदी जी की गद्दारी है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी की जो खुद ही गद्दार था उसकी पूजा करेंगे, और जो है ये जवाहरलाल नेहरू जो खुद ही गद्दार था उसकी पूजा करेंगे। यही गद्दारी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। लेकिन फिर भी इसका जवाब हमारी भारतीय आवाम को देना है, और दूसरी आज़ादी लानी है। इन काले अंग्रेजों को नस्ल-ए-नाबूद करके ईवीएम मशीन पर भारतीयता के आधार पर एक होकर के, भारतीयता के आधार पर सद्भाव लाकर, भारतीयता के आधार पर भाईचारा लाकर, भारतीयता के आधार पर प्रेम, श्रद्धा, अखलाक, मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान ला करके और नस्ल-ए-नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर सारी ताकतों। ये बातें वो कही जाएंगी, बार बार कही जाएंगी जब तक वो लक्ष्य यानी इनको नस्ल-ए-नाबूद होने का वो हासिल नहीं होता। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।